Hello everyone, good evening to all of you once again. Welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Hope you all are good. Now as you know that I am Archana Vishwakarma signing in. कैसे हैं आप सभी? बेटर होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कोर्स 1 पे काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ चाइल्डहुड एंड द ग्रोइंग अप। और देखिए कोर्स 1 वैसे भी आपको एक तरीके से साइकोलॉजी है पूरी ये, तो आपको हर तरह के टीचिंग कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। तो ये छोटी छोटी वीडियो देखने से आपके डेफिनेटली बहुत सारे डाउट्स दूर होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं फिर से कोर्स 1 पे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस को पढ़ा है, यानी कि बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं थी उसको डिटेल में डिस्कस किया है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी उस वीडियो से। आज का जो टॉपिक है वो नेचर ऑफ इंटेलिजेंस है, यानी कि कुल मिला के बुद्धि का क्या स्वरूप है, बुद्धि की क्या प्रकृति है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बुद्धि आपको अच्छे से पता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो हमारी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस है या बुद्धि है। एबिलिटी का मतलब योग्यता, हमारे अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की किस तरह की योग्यता है। हमारी हर व्यक्ति की योग्यता क्या है, अलग अलग है, यानी कि हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस क्या है, सभी में विद्यमान है। और ये कहीं ना कहीं हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से पता है। व्यक्ति के अंदर एक कंटिन्यूटी में जैसे जैसे उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसकी इंटेलिजेंस बढ़ती रहती है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चा अगर मैच्योर हो जाता है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की कैटेगरी में भी आ जाता है। इसके अलावा इंटेलिजेंस को हम इससे भी कंसीडर नहीं कर सकते कि जितनी हमारी एज होगी उतना हमारा इंटेलिजेंस भी होगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, दो तरफा चीज़ें हो सकती हैं कि कोई व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से क्या कर सकता है, अपने आप को बुद्धिमान बना सकता है, एनवायरनमेंट के माध्यम से अपने आप को बुद्धिमान बना सकता है। तो यहाँ पे हम नेचर ऑफ इंटेलिजेंस को डिस्कस करेंगे। और देखिए बुद्धि शब्द जो है वो अभी से यूज़ नहीं हो रहा। आप सभी को पता है कि हम जो व्यक्ति हैं वो क्या हैं, हम सभी एबल हैं। ठीक है, हम किसी भी काम को करने के लिए एबिलिटी रखते हैं, बट हम सब की आपस में जो डिफरेंट एबिलिटी है, काम को करने की जो योग्यता है वो सबकी क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए हम क्या है, इंटेलिजेंस में अनइक्वल हैं। तो इंटेलिजेंस का जो नेचर है उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि नेचर क्या हो सकता है, बुद्धि का क्या स्वरूप हो सकता है, और बुद्धि के बारे में किन लोगों ने क्या क्या बातें की है। ठीक है, तो नेचर ऑफ इंटेलिजेंस में यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले एक चार्ट, फ्लो चार्ट में यहाँ पे सबसे पहला 4 कॉलम दे रखा है। आप इस फ्लो चार्ट को बना सकते हैं और देख सकते हैं। पहला वाला दे रखा है मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि बहुबुद्धि है ना, बहुबुद्धि का सिद्धांत। फिर दूसरा है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि संवेग बुद्धिमत्ता। और तीसरा है आपका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। और चौथा है आपका कल्चरल इम्पैक्ट, यानी कि सांस्कृतिक प्रभाव। ठीक, तो हम इस कंटेक्स्ट में नेचर ऑफ इंटेलिजेंस को डील करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आपका स्लाइड मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब है कि व्यक्ति में केवल एक इंटेलिजेंस नहीं होगी, 2 एबिलिटी नहीं होगी, 3 एबिलिटी नहीं होगी, मल्टीपल एबिलिटी हो सकती हैं। तो इसलिए हम इसको मल्टीपल एबिलिटी बोलते हैं। और एबिलिटी का मतलब आपको पता है कि इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस इज़ अ वे ऑफ एक्टिंग। जो चीज़ें जो हम काम करते हैं वो भी क्या है, कहीं ना कहीं एक काम करने की एक विधि है या टेक्निक है या मेथड है, ओके, या एक रास्ता है ना। और इंटेलिजेंस क्या है, कहीं ना कहीं एबिलिटी है कि हम चीज़ों को किस तरीके से सोचते हैं और हम अपने आइडियाज़ को किस तरीके से काम में लाते हैं। हम इस पर भी बात कर सकते हैं। और इंटेलिजेंस हमको क्या होती है, एक्वायरिंग होती है, एक्वायरिंग कैपेसिटी होती है। हम चीज़ों को, इंटेलिजेंस को अपने आसपास के एनवायरनमेंट से क्या कर सकते हैं, एक्वायर भी कर सकते हैं। यानी कि हमारा एनवायरमेंटल भी क्या करेगा, बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कि इंटेलिजेंस को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित कर सकते हैं, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल भी हो सकता है और एनवायरमेंटल भी हो सकता है। यानी कि बायोलॉजी के साथ साथ क्या एनवायरमेंटल फैक्टर भी आपको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो हम इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हम बात करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ पे हर तरह की बुद्धि की बात की जाएगी। मल्टीपल मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो एडल्ट्स नीड टू बी अकोमोडेटेड बेस्ड ऑन द वे दे लर्न। देखिए एडल्ट्स को क्या ज़रूरत होती है कि वो किस रास्ते से किस तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं। उनको बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या करनी पड़ती है, अकोमोडेट करनी पड़ती है। यानी कि एडल्ट्स पीपल की जो बुद्धि होगी वो क्या होगी, उनके टाइम के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से, जो उनका एक्सपीरियंस होगा, पास्ट का जो अनुभव होगा और अपने वातावरण से जो एडजस्ट करके सीखेंगे अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, तो क्या होगा, वो कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। और बुद्धि उनको क्या करती है, वो रास्ता दिखाती है कि हम चीज़ों को कैसे डील करेंगे। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, एडल्ट्स लर्न बेस्ड ऑन द डिफरेंट
इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। एडल्ट जो हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट इंटेलिजेंस की थ्योरी पे बेस्ड है, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस। यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब यूनिफैक्टर, मल्टीपल फैक्टर, यूनिफैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर, क्वांटिटी फैक्टर, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस के लिए। ठीक है, अगर हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में बात करते हैं तो एडल्ट्स हैव द डिफरेंट एबिलिटी एंड द इंटेलिजेंस व्हेन इट कम्स टू द लर्निंग। यानी कि एडल्ट्स के पास जितने होते हैं वो डिफरेंट तरीके की एबिलिटी होती हैं और वो डिफरेंट इंटेलिजेंस रखते हैं। जो भी चीज़ों के साथ वो सीखते चले जाते हैं, जैसा जैसा उनके पास अनुभव आता जाता है वैसा वैसा वो उतना ही अच्छा सीखते चले जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस को। और वैसे भी मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हॉबर्ट गार्डनर ने दिया था। इस चीज़ को आप एज अ फॉर लर्नर याद रख सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस में क्या क्या इंटेलिजेंस आ सकता है आप इस फ्लो चार्ट को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है मल्टीपल इंटेलिजेंस में वर्बल या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, दूसरा दे रखा है विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, नंबर 3 पे दे रखा है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, फिर है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, देन लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, फिर है बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इसके अलावा है यहाँ पे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो ये मल्टीपल थ्योरी में ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम क्या करते हैं, डील करने की कोशिश करते हैं। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत है गार्डनर का। और गार्डनर का ये कहना था कि हर व्यक्ति के अंदर डिफरेंट तरीके की इंटेलिजेंस होती है। देखिए, वर्बल लिंग्विस्टिक का मतलब है कि वो क्या शाब्दिक चीज़ों में बहुत अच्छा होगा, उसकी भाषा बहुत अच्छी होगी, यानी कि वो क्या कर सकता है, अच्छा लीडर बन सकता है, अच्छा टीचर बन सकता है। भाई जिसका लैंग्वेज पे कमांड होगा, जो अच्छा स्पीच दे सकता है, वो मंत्री भी बन सकता है। ठीक, विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस का मतलब इमेजेस को देखकर, है ना, पिक्चर्स को देखकर कौन कितना जजमेंट ले सकता है, पिक्चर्स को देख के चीज़ों को कैसे सॉल्व कर सकता है। किसी किसी का आप ये देखेंगे इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आर्टिस्ट वगैरह इनको देखेंगे आप ना, तो इसमें आप ये आ सकते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस का मतलब कि किसी की सिंगिंग बहुत अच्छी होगी, किसी का राइम बहुत अच्छा होगा। सिंगिंग की क्वालिटी भी क्या है, एक तरीके से इंटेलिजेंस को आप लोगों ने देखा होगा, कुछ बच्चे जो होते हैं वो सिंगिंग को एज इट इज़ कॉपी करके या गाने को एज इट इज़ सीख लेते हैं किसी से भी देखकर या सुनकर। तो ये क्या, ये इंटेलिजेंस उनके अंदर विद्यमान होती है पहले से, जो कि हमको सिंगर में देखने को मिल सकती है, पोएट में देखने को मिल सकती है, कवि सम्मेलन में जो कवि होते हैं उनमें देखने को मिल सकती है। फिर है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि जब दो लोग बात करते हैं तो दोनों के बात करने का इंटेलिजेंस अपना अलग अलग होता है, और वो क्या करते हैं, बातों के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, अपने इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के माध्यम से क्या करते हैं, बड़े से बड़ी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे से मोटिवेटेड होते हैं और इम्प्रेस भी होते हैं और एनकरेज भी होते हैं। फिर आपको देख सकते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में क्या हो सकता है, जहाँ पे बच्चा तर्क लगाता हो, जहाँ पे बच्चा रीज़न लगाता हो, रीज़न इन द सेंस कि वो मैथ्स उसकी बहुत अच्छी हो सकती है, ये बच्चे इंजीनियर बन सकते हैं भविष्य में जाकर। ठीक है, और तर्क का मतलब यहाँ पे किसी भी चीज़ के पीछे क्या करेंगे, रीज़न लगाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह की इंटेलिजेंस भी आपको देखने को मिल सकती है इंजीनियर में, डॉक्टर में, क्योंकि देखिए वो सब क्या करते हैं, हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो कुछ भी ऐसी सीधे कुछ भी नहीं कर देंगे, मतलब हर चीज़ को क्या करेंगे, उसके पीछे का रीज़न देखने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको भी, ये भी क्या है, एक तरह का इंटेलिजेंस है, तो हम इसको भी देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ पे बॉडीली, यानी कि जिसकी बॉडी बहुत हट्टी कट्टी होगी, जैसे आप लोगों ने पहलवान को देखा होगा, फिर आप लोगों ने एथलेटिक्स को देखा होगा, स्पोर्ट्स में ऐसे बंदे कहाँ जाते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं। आप ये देखेंगे उनकी बॉडी बिल्कुल फिट होती है ना, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, रिजिड होती है, और वो जो बॉडी काइनेस्थेटिक होती है, ये भी क्या है, एक तरह की इंटेलिजेंस है। जो रेस में फर्स्ट आते हैं, जो रनिंग में फर्स्ट आते हैं, जो क्रिकेट बहुत अच्छा से खेल सकते हैं, क्रिकेटर बन सकते हैं, आपके अलावा पहलवान बन सकते हैं, बॉक्सर्स बन सकते हैं, मुक्केबाज बन सकते हैं, इस तरह की इंटेलिजेंस भी होती है। फिर नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, आप ये देखेंगे कुछ लोगों को नेचर से बहुत प्यार होता है, नेचर के साथ बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं, नेचर की बनाई हुई चीज़ों की बहुत केयर करते हैं। तो नेचर को कैसे सेफ रखना है, कैसे प्रोटेक्ट रखना है, इस तरह की इंटेलिजेंस भी व्यक्तियों के अंदर मिलती है। तो ये मल्टीपल काइंड ऑफ इंटेलिजेंस था। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल का मतलब व्यवहार, है ना, हम थ्योरी भी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल भी पढ़ते हैं, बट उसी थ्योरी को प्रैक्टिकल के माध्यम से हम अपनी डेली लाइफ में कैसे अडॉप्ट करते हैं, दैट इज़ द प्रैक्टिकल लाइफ, है ना, दैट इज़ द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। कि बच्चे को अगर हम थ्योरी पढ़ा देते हैं तो बच्चा उस थ्योरी को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिकल के माध्यम से कैसे क्या कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है, और अपने व्यवहार में कैसे परिवर्तन ला रहा है, यानी कि अपने मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर या चेंज इन बिहेवियर को कैसे अडॉप्ट कर रहा है थ्रू हिज थ्योरी। तो द एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज टू द रियल वर्ल्ड सिचुएशन, यानी कि ये वो एबिलिटी है जहाँ पे बच्चा अपने ज्ञान को
अप्लाई करता है कहाँ पे, जो संसार में रियल सिचुएशन यानी कि अपनी करंट कंडीशन में, करंट सिचुएशन में क्या करता है, अप्लाई करने की कोशिश करता है। किसको, अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को, ताकि वो कुछ बेटर कर सके, बेटर चीज़ें आगे ले जा सके। फिर स्ट्रीट स्मार्ट्स, जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होता है बच्चे को बहुत स्मार्ट बनाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा प्रैक्टिकल खुद से करके सीखता है ना, और बच्चे को जब हम प्रैक्टिकल खुद से करने के लिए सीखेंगे, करने के लिए देंगे, या लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए देंगे, तो बच्चा डेफिनेटली आने वाले टाइम में काफ़ी स्मार्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को कर करके सीखेगा, और कर करके प्रैक्टिस हमारी क्या होती है, स्ट्रांग होती है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि वो जितना प्रैक्टिकल करेगा उसका परफेक्शन कठिन से कठिन समस्याओं को इजी तरीके से सॉल्व कर लेगा। ओके, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। फिर है इंडिस्पेंसिबल, ठीक है, इंडिस्पेंसिबल भी हो सकता है आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यानी कि चीज़ों को हम कैसे डिस्पेंस करेंगे, इसके बारे में भी हमारे पास इंटेलिजेंस होती है कि प्रैक्टिकल यानी कि हम सैद्धांतिक चीज़ों के बारे में कैसे बात करेंगे। फिर है हमारा द एबिलिटी टू थ्राइव इन अ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट, यानी कि वो योग्यता जब जहाँ पे हम संसार में या इस दुनिया में या रियल लाइफ की सिचुएशन में, या जो नई नई हमारी समस्याएं होती हैं, नई कंडीशंस होती हैं, उसमें हम कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे सामंजस्य बताते हैं, ये इस तरह की भी इंटेलिजेंस हमको कहाँ काम आती है, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती है। प्रैक्टिकल करके चीज़ों को हम क्या करते हैं, बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम इसको भी देख सकते हैं। फिर है नॉट गेट टेक इन एडवांटेजेस ऑफ ईजिली, है ना। और ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज देखिए हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर बच्चा प्रैक्टिकल में इंटेलिजेंट है तो वो थ्योरी में भी इंटेलिजेंट होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चे थ्योरी में इंटेलिजेंट हो बट वो प्रैक्टिकल अच्छा नहीं कर सकते, तो इसकी एडवांटेजेस हम बहुत ही ईजी वे में नहीं ले सकते। नेक्स्ट है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशन का मतलब आपके संवेग, जैसे एंगर करना, गुस्सा करना, प्यार करना, दिखावा करना। इमोशनली आप कितने इंटेलिजेंस है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप कितना सोच सकते हैं, आप इमोशंस को यानी कि फीलिंग को कितना कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सर्कमटेंसेस, अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। यानी कि रेशनल यानी कि थिंकिंग, आपकी सोचने की थिंकिंग कैसी है। इमोशन यानी कि आपकी फीलिंग, यानी कि लव, प्यार, गुस्सा, धोखा, ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को दर्शाती हैं। जैसे आप ये देखेंगे कोई अनवांटेड सिचुएशन होती है तो कुछ लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तो यानी कि वो क्या होते हैं, वो उनके पास इमोशन तो होता है लेकिन वो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से क्या कर पाते हैं, हाइपर हो जाते हैं। यानी कि उनके पास कंट्रोल नहीं है अपने इमोशंस को आगे स्टॉप करने के लिए। इनकी जैसी कंडीशन होगी वैसे वो इमोशंस को क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, ये गोलमैन का कहना था कि थिंकिंग में और फीलिंग में क्या है, को रिलेशन, यानी कि रेशनल और इमोशनल दोनों को रिलेटेड है ना। सोचना और फीलिंग करना दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं या दोनों को हम एक साथ कंसीडर कर सकते हैं। गोलमैन 1995। नेक्स्ट है 4 डोमेन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस डिफाइंड। इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 डोमेन डिफाइंड है। पहला है आपका सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि हम खुद से चीज़ों के लिए जागरूक हैं। सेल्फ मैनेजमेंट, यानी कि चीज़ों को हम अगर इमोशनली कितना मेंटेन कर पा रहे हैं, कितना मैनेज कर पा रहे हैं, दैट इज़ अ सेल्फ मैनेजमेंट। फिर है आपका एम्पैथी, देन है पुटिंग इट ऑल टुगेदर इन अ सोशल रिलेशनशिप, यानी कि ये चारों चीज़ें जो 4 पिलर हैं आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को, इसको गोलमैन ने 2010 में दिया था, और ये समाज में एक तरीके का संबंध बनाने की कोशिश करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से। द इफेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन वुमेन, मेन एंड चिल्ड्रन। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका इफेक्ट आपको मैन में भी मिलेगा, वुमेन में भी मिलेगा और बच्चों में भी मिलेगा, है ना। सब में अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस में बच्चा क्या हो सकता है, बच्चा कभी कभी रोने लगता है तो वो भी क्या है, वो भी उसका इमोशन ही है ना। हो सकता है उसको कुछ प्रॉब्लम हो, उसको भूख लगा हो इसलिए रो रहा हो। फिर वुमेन में देखेंगे, वुमेन्स अपने फीलिंग को जल्दी शेयर नहीं करती है, तो इमोशनली अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वुमेन अपने आप को हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में अडॉप्ट कर लेती है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, वो उस कंडीशन से बाहर निकलने की कोशिश करती है, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखती है। फिर मैन की बात कर सकते हैं, तो मैन के सामने भी बहुत सारी ऐसी वर्किंग प्लेस पे इस तरह की कंडीशंस आती है जहाँ पे उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ता है, रिलेशनशिप पे कंट्रोल रखना पड़ता है। फिर है बेनिफिट्स ऑफ सोशल लर्निंग इमोशनल प्रोग्राम, यानी कि सोशल लर्निंग इमोशनल प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या हैं, गोलमैन ने 2010 में बताया। फिर है आपके 4 डोमेन देख सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, जैसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि हम जागरूक रहकर क्या कर सकते हैं, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बरकरार रख सकते हैं और शो कर सकते हैं कि हमारे अंदर ये इमोशंस हैं। जैसे सिचुएशन होगी वैसा हम डील करेंगे। अगर हमारे सामने सिचुएशन बहुत बेकार सी है, अनवांटेड है, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन को कैसे
सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब कि हम इमोशनली इतने स्ट्रांग हों कि हम चीज़ों को खुद से क्या करें, मैनेज कर पाए। इमोशनली अपने आप को वीक नहीं बनाना है, इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। हमको हमेशा इमोशन है हमारे अंदर, फीलिंग है हमारे अंदर, तो हम हमेशा रोते नहीं रहेंगे, हमेशा लड़ते नहीं रहेंगे। हम चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, सेल्फ मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ये भी कहीं ना कहीं हमारा एक डोमेन है किसका, इमोशनल इंटेलिजेंस का। एम्पैथी का बात है कि एम्पैथी का मतलब कुछ फीलिंग, क्राउडिंग वाली फीलिंग आती है, केयर वाली फीलिंग आती है, दया वाली फीलिंग आती है। तो हम क्या करेंगे, इस इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से इसको भी कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे कि जैसी सिचुएशन होगी वैसा ही हम डील करेंगे। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, और इन सभी को साथ में लेकर चलेंगे तो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होगा, बैलेंस रहेगा और हम सोसाइटी में एक प्रॉपर नेटवर्क बनाकर काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ दीज थ्योरी। इन थ्योरीज पे क्या क्या कल्चरल इम्पैक्ट हो सकते हैं, सांस्कृतिक प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो ऑल बिहेवियर्स आर फाउंड एवरी कल्चर, है ना। आप भी देखेंगे कि हर कल्चर में हर तरह का बिहेव पाया जाता है। यानी कि हमारा जो कल्चर होता है, कल्चर का मतलब क्या होता है, हमको अपने कल्चर को बचा कर रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है और ट्रांसमिट करना है दूसरी वाली जनरेशन तक, उसको ट्रांसफ़र भी करना है। तो हमारा व्यवहार परिवर्तन भी, यानी कि कल्चर का प्रभाव हमारे उस पर क्या डालता है, हमारे व्यवहार को चेंज करने की कोशिश भी करता है और हम दूसरे के कल्चर को क्या करते हैं, अडॉप्ट करने की कोशिश भी करते हैं और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर है कल्चर डिफाइंस द स्टेजेस ऑफ इंडिविजुअल अचीवमेंट, यानी कि व्यक्ति का जो अचीवमेंट है, यानी कि जो उसकी पहुंच है या जो उसका अप्रोच है, कहीं ना कहीं कल्चर क्या करती है, डिफाइन करती है कि व्यक्ति के अंदर कितना संस्कार है, व्यक्ति के अंदर कितनी संस्कृति है और उसने अपनी संस्कृति के बल पर किन किन चीज़ों को अचीव कर लिया है। ये भी कहीं ना कहीं उसके इंटेलिजेंस होता है। देखिए, एक इंटेलिजेंस व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, समाज में अपना नेटवर्क बना के रखता है। तो समाज में रहेगा तो वो संस्कृति को भी फॉलो करेगा, अपनी संस्कृति को भी फॉलो करेगा, दूसरी की संस्कृति की हर वो अच्छी बात को सीखने की कोशिश करेगा, जिससे उसकी क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा, जिससे सोसाइटी में उसका बेटर नेटवर्क बनेगा ताकि उसको लोग पसंद करें। तो उसका अचीवमेंट क्या होगा, ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर कल्चर फॉर द मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत जो है उसके लिए कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं, ठीक है। फिर कल्चर फॉर द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यानी कि कल्चर का मतलब यहाँ पे जो हमारी संस्कृति है वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के लिए भी क्या करती है, हेल्पफुल करती है। ओके, कल्चरल इम्पैक्ट ऑन दीज थ्योरीज। तो कल्चरल इम्पैक्ट का आप देख सकते हैं नॉन वर्बल, सोशल नेटवर्क एंड सोशियो कल्चरल अवेयरनेस। जैसे नॉन वर्बल में क्या है, हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, हमारा ये कल्चर है और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है बिना बोले, ठीक है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमको काम करना है। फिर आप सोशल नेटवर्किंग में क्या देखेंगे, जैसे कि हमारा गैदरिंग कैसे हो रहा है, सोसाइटी में हम कैसे रह रहे हैं। सोसाइटी देखिए टाइम के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती रहती है। सोसाइटी का नेचर डायनामिक होता है। और मीडिया क्या है, सोशल नेटवर्किंग, यानी कि हम इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अपना नेटवर्क या अपना कल्चर बहुत ही स्ट्रांगली फैला सकते हैं और अपने कल्चर के इम्पैक्ट को इन इंटेलिजेंस पे देख सकते हैं। फिर है सोशियो कल्चरल अवेयरनेस। सोशियो कल्चरल अवेयरनेस का मतलब कि समाज में कौन कौन से ऐसे कल्चर हो रहे हैं जिनके बारे में हमको जागरूक होना है। जैसे कि आपको पता है जेंडर, रेस, रोल्स, यानी कि जेंडर का मतलब सोसाइटी में हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है मेल और फीमेल के बीच में। फिर रेस का मतलब जो हमारी जाति या प्रजाति है उसके बिहाफ पे भी हमको क्या करना है, हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमको ख़त्म करना है, ठीक है। और जेंडर रोल्स की बात करते हैं, जो हमें जेंडर की भूमिकाएं, जैसे आपको पता है कि हमारी सोसाइटी कैसी है, मेल डोमिनेट सोसाइटी है, वुमेंस को उतना वेटेज नहीं दिया जाता है। तो सोशियो कल्चर अवेयरनेस रख कर हम क्या कर सकते हैं, इस सोसाइटी की इस खाई को या इस कमी को पूरा कर सकते हैं जिससे सोसाइटी का सर्वनाश हो सकता है। यानी कि हमको डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करके, स्टीरियोटाइप ख़त्म करके, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करेंगे तो हमारी सोसाइटी का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और ये सब तभी पॉसिबल है जब हमारा सोशियो कल्चरल बहुत जागरूक होगा या सोशियो कल्चरल अवेयरनेस हमारे अंदर होगा। फिर है इंडिविजुअलिस्ट प्लस कलेक्टिविटिस्ट एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑन द एजुकेशन। तो आप ये देख सकते हैं कि एक तरफ इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव और दूसरी तरफ कलेक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव है। तो इंडिविजुअल में क्या होगा, हर व्यक्ति की बात की जाएगी उसके नीड के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट वर्क इंडिपेंडेंटली, यहाँ पे स्टूडेंट सिंगल वर्क करेगा। हेल्पिंग अदर मे बी चीटिंग, है ना, हेल्पिंग अदर मे बी चीटिंग,
मतलब कुछ लोग क्या कर सकते हैं, किसी की चीटिंग के थ्रू हेल्प भी कर सकते हैं। फिर है कलेक्टिविस्ट में क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट वर्क विद द पीयर्स एंड द प्रोवाइड असिस्टेंट व्हेन द स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप में काम करने की कोशिश करेंगे, पीयर ग्रुप में काम करने की कोशिश करेंगे और उनको जब भी नीड होगा वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। फिर इंडिविजुअलिस्ट पर्सपेक्टिव में क्या है, स्टूडेंट्स इंगेज इन द डिस्कशन एंड द आर्ग्यू टू द लर्न टू थिंक क्रिटिकली, यानी कि यहाँ पे क्या पर्सपेक्टिव पढ़ रहा है शिक्षा पे, आप ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट करेंगे और लर्न करके चीज़ों को सोचने की कोशिश करेंगे क्रिटिकली। फिर यहाँ पे कलेक्टिवली में क्या है, स्टूडेंट्स आर क्वाइट, यहाँ पे स्टूडेंट चुप रहेंगे एंड रिस्पेक्टफुल इन द क्लास इन ऑर्डर टू द लर्न मोर इफिशिएंटली, यहाँ पे बच्चे चुप रहेंगे और एक क्लास में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की कोशिश करेंगे और इफिशिएंटली एक दूसरे से क्या करेंगे, ऑर्डर के फॉर्म में सीखने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम एक दूसरे के विचारों को क्या देंगे, रिस्पेक्ट देने की कोशिश करेंगे कलेक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव में। फिर है इंडिविजुअलिस्ट में प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू इंडिविजुअल एंड अदर मस्ट आस्क टू बोरो इट, यहाँ पे क्या हो सकता है, जो प्रॉपर्टी बिलोंग्स होती है हर व्यक्ति की अलग अलग होगी, हर व्यक्ति अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करेगा और हर व्यक्ति का ये जानना जरूरी है कि उसने वो चीज़ें कहाँ से ली हैं, उसका पर्सपेक्टिव यानी कि उसका कल्चर, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है। फिर है प्रॉपर्टी इज़ कम्युनल, यहाँ पे ग्रुप की बात होती है, एक पर्टिकुलर समुदाय की बात होती है। फिर टीचर मैनेज द स्कूल एनवायरनमेंट इनडायरेक्टली एंड द एनकरेज स्टूडेंट सेल्फ कंट्रोल, टीचर जो है यहाँ पे स्कूल एनवायरनमेंट को क्या करता है, इनडायरेक्टली मैनेज करने की कोशिश करता है और बच्चों को हमेशा क्या करेगा, प्रोत्साहित करने की कोशिश करेगा और बच्चों को सेल्फ कंट्रोल के बारे में बताएगा। फिर यहाँ पे क्या है, कलेक्टिविस्ट में टीचर इज़ द प्राइमरी अथॉरिटी, यहाँ पे टीचर को टॉप पे रखा गया है, बट पीयर्स गाइड ईच अदर बिहेवियर, यहाँ पे पीयर गाइड्स यानी कि जो ग्रुप में बच्चे काम कर रहे हैं वो एक दूसरे के व्यवहार से क्या होंगे, प्रभावित होंगे। तो इन दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन था, आप इसको देख लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा। समरी की बात करते हैं तो इंटेलिजेंस क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है, आपको पता है इंटेलिजेंस इज़ अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है जो कि जन्मजात होती है। व्यक्ति जब पैदा होता है तब से उसके अंदर बुद्धि का विकास होने लगता है और जैसे जैसे वो अपने एनवायरनमेंट में आता है उसका डेवलपमेंट और भी तेज़ी से हो सकता है। तो बुद्धि कहीं ना कहीं जन्मजात क्या है, शक्ति है और उसमें बच्चे को सोचने के लिए, चिंता करने के लिए एबिलिटी प्रदान करती है। बुद्धि हर व्यक्ति को डिफरेंट चीज़ें सिखाने में हेल्प करती है। बुद्धि की दम पे व्यक्ति अपने अनुभव से क्या उठा सकता है, लाभ उठा सकता है और भविष्य में कुछ अच्छा कर सकता है और हर परिस्थिति का समाधान कर सकता है। उसके सामने कैसी भी कंडीशंस आए वो क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा अपनी बुद्धि के बेसिस पे। बुद्धि के बेसिस पे व्यक्ति क्या कर सकता है, अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है, सच और झूठ की बात कर सकता है, नैतिक और अनैतिक की बात कर सकता है। ये सारी चीज़ें डिफरेंस करने की एबिलिटी किसके थ्रू आएगी, बुद्धि के थ्रू आएगी। और बुद्धि आपको पता है कि हेरिडिटी भी है और इसका इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट से भी पड़ता है, यानी कि हम एनवायरनमेंट से भी बुद्धि को एक्वायर करते हैं। यानी कि बुद्धि व्यक्ति का विकास करता है कब से, जब से वो जन्म लेता है और जब तक वो मरता नहीं है, कुछ ना कुछ उसकी बुद्धि काम करती रहती है अपने अनुभव के माध्यम से। ठीक है, तो ये समरी देखिएगा आप, इंटेलिजेंस इज अ प्रोसेस। फिर सेकंड वाले में द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड 8 फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में हमने देखा था कि 8 तरीके की मल्टीपल इंटेलिजेंस थी, उसके 8 फॉर्म थे जिसको कि गार्डनर ने दिया हुआ है। इसका डिटेल वीडियो हम जरूर करेंगे। फिर इसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सप्लेन्स द बेनिफिट्स ऑफ द फॉस्टरिंग एंड द 4 डायमेंशन। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हमने पढ़ा, फिर इसके बाद में पढ़ा कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जो उसके 4 डायमेंशंस थे, है ना, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, फिर सिंपैथी था, इसके बाद हमने पुट इट टुगेदर था। फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज टू डू वेल इन एनी एवरीडे एंडीवर। आपको पता है प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो है हमको हमेशा अच्छा करने के लिए बोलती है और हम हर कंडीशन में बेटर से बेटर कर सकते हैं और हर दिन कुछ बेटर कर सकते हैं अपनी बुद्धि के माध्यम से। फिर कल्चरल इम्पैक्ट इन्फ्लुएंसेस द वे एडल्ट्स पार्टिसिपेट्स इन एजुकेशन। हमने यहाँ पे बात की थी इंडिविजुअलिस्ट की और कलेक्टिवलिस्ट की बात की थी कि उनका कल्चरल इम्पैक्ट एजुकेशन में क्या है और किस तरीके से उसको डील करते हैं। तो आज की वीडियो में बस करते हैं। हमने यहाँ पे कोशिश की आपको नेचर ऑफ इंटेलिजेंस समझाने की। बहुत ही छोटा सा वीडियो था, सिंपल सा वीडियो था, आप इसको देख लीजिएगा, आपको ये वीडियो डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो वीडियो में कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है, नीडफुल रहा है तो लोगों तक इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो आज के लिए बस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।